नीट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नीट 2025 के लिए और किस किस स्टूडेंट्स को बैन किया गया है। आप सभी को पता है कि काउंसलिंग से कुछ रूल्स आए थे निकल करके, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स को बैन भी किया गया है। कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है नीट 2025 के लिए और कौन कौन एलिजिबल नहीं है नीट 2025 के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट बाय पॉइंट कि आप कौन कौन बच्चा बैन है और कौन कौन बच्चा एलिजिबल है नीट 2025 के नीट एग्जाम के लिए। राइट, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर जो भी अपडेट्स मिलेंगे आपको टाइम टू टाइम वहां पर नोटिफिकेशन जो भी आते हैं वो वहां पर आपको मिलते रहेंगे। तो देखिएगा, मैं आपको अगर बात करता हूं सबसे पहले कि कौन कौन बच्चा एलिजिबल है कौन कौन एलिजिबल नहीं है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स बैन भी किए गए न्यू 2025 के लिए और लास्ट ईयर भी किए गए थे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन है 2025 के लिए। एलिजिबल स्टूडेंट्स कौन कौन है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट पर, उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन स्टूडेंट्स बैन है। तो देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि लोअर एज लिमिट 31/12/2008। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि 31/12/2008 को अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, और 31/12/2025 तक आप अगर पूरे 17 साल के अगर आप हो जाते हो तो आप नीट 2025 के लिए एलिजिबल होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि नीट में कम से कम जो एज लिमिट मांगी जाती है वो 17 साल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 31/12/2008, ठीक है। आपके जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटी रिलीज करेगा तो उसमें यही लिखा होगा कि 31/12/2008 तक आपका अगर जन्म हुआ है पहले उससे, और मतलब 2008 से पहले आपका जन्म हुआ है, अगर आपका जन्म 2009 में हुआ है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, 31/12/2025 तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। राइट, ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, पीडब्ल्यू सभी के लिए एलिजिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि कोई अगर ओबीसी का है, एससी एसटी का है तो उसके लिए अलग एज लिमिट होगी, सेम एज लिमिट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी साफ साफ मेंशन होगा कि ही सी कंप्लीटेड 17 years ऑफ एज टाइम ऑफ एडमिशन और विल कंप्लीट दैट एज ऑन और बिफोर द 31st September ऑफ द ईयर हिज हर एडमिशन ऑफ द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स। ठीक है, चलिए दूसरा एलिजिबिलिटी हमारा क्या है। दूसरा एलिजिबिलिटी हमारा ये है कि आप पर सब्जेक्ट में ट्वेल्थ में आपके पास पीसी भी होना चाहिए, पीसीएम भी होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी को सिंगल सब्जेक्ट, कोई बच्चा होता है कि मैथ से इंटर कर लेता है ट्वेल्थ, तो उसके पास बायोलॉजी का सिंगल सब्जेक्ट से बायोलॉजी होनी चाहिए, तो वो बच्चा एलिजिबल है। या फिर पीसीएम भी उसके पास है तो वो बच्चा एलिजिबल है। दूसरा है कि नो अपर एज लिमिट। आपको पता है कि 50 साल 60 साल के बच्चे जो हैं वो नीट के एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 30 साल 40 साल 25 साल 50 साल 60 साल अगर आपकी एज लिमिट है, एज है प्रेजेंट टाइम में, तो आप नीट के फॉर्म में भर सकते हो, नीट के एग्जाम में बैठ सकते हो। लेकिन कम से कम जो एज लिमिट है वो 17 साल यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, आई थिंक एज को लेकर के आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर आपकी एज इस तरह से है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुषी और वेटनरी के लिए एलिजिबिलिटी में फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने इफ एडमिशन नीट यूजी 2024, अगर आपने नीट 2024 में किसी पर सीट पर एडमिशन अगर ले लिया है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे बीडीएस की हो, चाहे आयुष की हो, चाहे वेटनरी की कोई सीट हो, या फिर बीएससी नर्सिंग की कोई सीट हो, अगर आपने उस पर एडमिशन ले लिया है तो कुछ वहां पर कंडीशंस ये रहती हैं कि जैसे मान लो आपने एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस की सीट पर एडमिशन लिया, ठीक है, या फिर आपने बीडीएस की सीट पर कोई एडमिशन ले लिया 2024 में, 2023 में या 2022 में आपने कोई भी सीट पर एडमिशन लिया और आप ये चाह रहे हो कि मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मैं इस सीट को छोड़ दूंगा, लेकिन उसके पीछे भी एलिजिबिलिटी है। देखो, आप देखते होंगे कि बहुत से कॉलेजों में, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फीस बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बॉन्ड होते हैं, कुछ कॉलेज में बॉन्ड नहीं होते हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 95% हर कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड है। जहां पर आपको कोई ये कहता है कि आपको कोर्स करने के बाद सर्विस देनी होगी, या फिर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको वहां पर जो है कुछ अमाउंट जो होता है वो पे करना पड़ेगा, फुल फीस पे करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी सीट खराब हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कुछ कर रहे हैं बीएमएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग या वेटनरी का कोई कोर्स, तो अगर आप कोई अच्छी सीट देख रहे हो, ठीक है? नीट 2025 में अगर आपको कोई अच्छी सीट मिलती है, तो अगर आपका बॉन्ड है तो फीस पे करके हमसे अपने डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करा लीजिए। अगर बॉन्ड नहीं है, बोल करके अपनी जो डॉक्यूमेंट है वो इश्यू करा लीजिए और फिर 2025 में जो आपको अच्छी सीट मिले उस पर एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है? दूसरा यहाँ पर यह है कि बैन स्टूडेंट्स कौन-कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। मेन पॉइंट अब आता है कि बैन स्टूडेंट्स कौन-कौन से हैं। मैं बात कर रहा हूँ केवल एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, ठीक है? जो स्टूडेंट्स बैन हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2024 इस इफ अलॉटेड सीट्स, if a candidate allotted a seat stray round, he had joined student seats college, the if the eligible does not join the allotted seat, he she shall be the debarred from the NEET examination for first next session year along with the forfeiture of fees। साफ साफ क्लियरली मेंशन है अगर आपको एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, अगर आपको स्टेट राउंड में कोई सीट अलॉट हुई थी और आपने उस सीट को छोड़ दिया, मतलब अलॉट नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई सीट स्टेट वैकेंसी राउंड में अलॉट हुई थी, अलॉट होने के बाद आपने उस सीट पर एडमिशन नहीं लिया, तो क्लियरली मेंशन है कि आपको नेक्स्ट फर्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर होगा वो आपको वहां से नीट एग्जामिनेशन के लिए डिबार कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक बात यह है कि अगर आपको नीट एग्जाम देने भी दिया जाए तो एमसीसी की काउंसलिंग में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा या फिर कोई सीट आपको अलॉट नहीं की जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको लास्ट ईयर जो 2024 की काउंसलिंग थी एमसीसी ऑल इंडिया में, आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अलॉट हुई हो, आपने वो सीट छोड़ दी हो, तो आपको नेक्स्ट 2025 जो नीट 2025 है उसमें सीट नहीं मिलेगी, एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। इन केस अगर आपको बैठने भी दिया गया तो आप एमसीसी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही आपकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह रहेगी वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी, ये भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। दूसरा, डिबार फ्रॉम द एमसीसी ऑल इंडिया एंड स्टेट। क्या एमसीसी ऑल इंडिया और स्टेट दोनों से आपको बाहर किया गया होगा? तो बिल्कुल आपको सभी से बाहर कर दिया गया होगा, आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, राइट? दूसरा, बैन स्टूडेंट्स फॉर नीट यूजी 2025। मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी। उत्तर प्रदेश का एक अलग रूल है एमसीसी से हट करके थोड़ा सा। क्या है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में कोई सीट मिली है और आपने सीट को ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते, पार्शियल ड्रॉप नहीं कर सकते। मतलब यह है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश स्टेट से कोई कॉलेज मिला था, आप सोच रहे हो कि मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो मैं इस सीट को छोड़ दूंगा, तो आप उसे हम पार्शियल ड्रॉप कहते हैं, तो आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हो। ये चीज यहाँ पर मेंशन है क्लियरली, ठीक है? उत्तर प्रदेश का एक अलग थोड़ा सा रूल हट करके है एमसीसी से, तो आप इस सीट को नहीं छोड़ सकते। इफ टेक एडमिशन एनी राउंड, आपने चाहे किसी भी राउंड में सीट ली हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टे, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट राउंड से कोई सीट ली है, एडमिशन लिया है, तो आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते। तो क्या हम 2025 के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं? आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, एमसीसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदर स्टेट के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपको पता है कि अदर स्टेट की काउंसलिंग में जाओगे तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जो ओपन स्टेट है, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग से अदर स्टेट बच्चों को कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, ठीक है? तो आप अदर स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो जाकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन एमसीसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एमसीसी और अदर स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आप यूपी से पार्शियल ड्रॉप लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में बिल्कुल भी भाग नहीं ले सकते। तो ये चीज आपके लिए थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो जो बच्चा इस क्राइटेरिया के फॉलो करता है तो वो ये मान के चले कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो तो आप बिल्कुल भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। नीट 2025 में आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस की सीट ले सकते हो, राइट? इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आगे जो भी अपडेट रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।